दोस्तों, आज हम लोग एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है मौर्य साम्राज्य का पतन। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और इसका पतन 150 ईस्वी पूर्व में। तो कुल मिलाकर इसका कालखंड 150 वर्षों से भी कम था। तो जिस मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, संसार का सबसे विशालतम साम्राज्य, हिंदू कुश पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण के कर्नाटक तक, जो आज आधुनिक भारत में देखते हैं ना, तो ये तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्से को छोड़कर ये समस्त उत्तर से दक्षिण तक का भाग मौर्यों के साम्राज्य के था और पश्चिम से पूर्व तक उड़ीसा और असम तक इस मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सफल साम्राज्य का निर्माण हुआ था और यह मात्र 150 वर्षों में समाप्त हो जाता है। और यह मौर्य साम्राज्य जो सुरक्षा में अग्रणी था, प्रशासनिक व्यवस्था में अग्रणी था, लोक कल्याण के मामले में अग्रणी था, भाषा साहित्य कला के मामले में अग्रणी था और प्रशासनिक ढांचा एक ऐसी ढांचा थी जिसको भेद पाना किसी के लिए संभव नहीं था। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बाहर से कोई छोटे मोटे आक्रमण हो और पूरा का पूरा साम्राज्य ही ढह जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। यह भी नहीं हो सकता कि कोई दुर्भिक्ष, कोई प्राकृतिक आपदा आए और पूरे साम्राज्य को ही तबाह कर दे और वह नष्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ था नहीं। लोग संतुष्ट थे, लोक कल्याण के साथ राज्य किया जाता था, न्याय में इसके मानक थे, सुरक्षा प्रबंध इसका सबसे सफल, सबसे प्रबल था, तो कोई कमी दिखती नहीं। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य, अर्थव्यवस्था उस समय की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था थी, लोग खुशहाल थे, लोग संतुष्ट थे, अपने राजा के प्रति सम्मान का भाव रखते थे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ऐसे में किसी साम्राज्य का समाप्त हो जाना, कुछ तो बात होगी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आखिर इस साम्राज्य में हुआ क्या, आखिर यह इतना सफल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना विराट साम्राज्य, इतना भव्य साम्राज्य, ये अचानक ढह गया। 150 वर्षों से भी कम के कालखंड में यह समाप्त हो गया। तो इतिहासकार इसकी कुछ बातों पर ध्यान देते हैं और ये बताते हैं कि साम्राज्य का अति विस्तृत होना भी एक समस्या थी। साम्राज्य अति विस्तार था, बहुत बड़ा था, उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक यह बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसमें विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र थे। वहां के लोगों के रहन सहन, वहां का मौसम, वहां का पर्यावरण, वहां की दिनचर्या अलग थी। तो इन सारे लोगों को हमेशा के लिए एक साथ समेट कर रखना असंभव तो नहीं था, लेकिन मुश्किल जरूर था। असंभव इसलिए नहीं था कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, आखिर बिंदुसार ने किया, आखिर अशोका द ग्रेट, अशोक महान, सम्राट अशोक महान ने किया। और सम्राट अशोक ने तो ऐसा किया कि अहिंसा को त्याग कर, युद्ध से तौबा करके भी वहां शांति व्यवस्था बनाए रखा और पूरे साम्राज्य को एकजुट रखा। इसलिए हम तो कहेंगे असंभव तो नहीं था, लेकिन कठिन जरूर था, परिस्थितियां अलग अलग थी। तो ऐसे में साम्राज्य का अति विस्तृत होना भी इस साम्राज्य के लिए एक समस्या थी। अब विविध पर्यावरण था, क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते थे, उनकी भाषाएं अलग थी, उनके रीति रिवाज अलग थे, तो उनको हमेशा एक सूत्र में बांधना मुश्किल था। तो यह एक दूसरा कारण था। तीसरा था विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट रख पाना भी इतना आसान नहीं होता है। अब चूंकि इतना बड़ा था तो
वहां के अलग अलग समूह थे, जनजातियां थी, जातियां थी, बनवासी थे, चरवाहे थे, किसान थे, तरह तरह के लोग थे। और जब समूह अलग अलग होते हैं तो उनके हित भी थोड़ा अलग अलग हो ही जाते हैं। तो इन सारे उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हो जाती है। तो इन सारे लोगों को जोड़ कर रखना आसान नहीं था। मैंने पहले बताया असंभव तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसको संभव करके तीन तीन राजाओं ने बड़े सलीके से दिखाया था। यह प्रमाणित है, इसमें कहीं से किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरी कारण थी। अब चौथे कारण के बाद देखें कि अशोक के बाद, सम्राट अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए, वो उत्तराधिकारी में इतनी योग्यता, इतनी क्षमता नहीं थी। वे उनके योग्यता में कमी थी। और कहता है कि उसके कारण क्या था कि वो साम्राज्य को एकजुट नहीं था। जो उनके केंद्र में जो मंत्री परिषद थी, प्रांतीय शासनों की व्यवस्था थी, या जो सिविल सर्वेंट का, ब्यूरोक्रेसी का जो एक जाल था, उस सब को नियंत्रित करके राजा के प्रति निष्ठावान बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत थी। यही तो थी शक्ति अशोक की, यही तो थी शक्ति चंद्रगुप्त मौर्य की, यही तो थी शक्ति बिंदुसार की। लेकिन उन सारे तत्वों को एक साथ जोड़ कर रखना और राजा के प्रति हमेशा हमेशा के लिए निष्ठावान बनाए रखना एक समस्या थी। तो शायद वो बाद के जो राजा थे, वो दशरथ हो, बृहद्रथ हो, या एक आध और बीच में आए, तो ये लोग ऐसा कर नहीं पाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि साम्राज्य में विघटन की प्रवृत्ति तो दिखने लगी। और कहता है कि अशोक की नीतियां भी, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक की नीतियां भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक है। तो कौन सी नीति थी भाई? तो अशोक महान ने क्या किया कि एक तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, दूसरा क्या हुआ, अहिंसावादी बन गया, युद्ध से तौबा कर लिया। तो ऐसे में ऐसी कुछ नीतियां थी जिन नीतियों के कारण क्या हुआ कि सेना में जो जोश था, जो चंचलता थी, जो आक्रामकता थी, या जो उनका कार्यशैली था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सुस्त पड़ने लगा, स्लो हो गया। तो अब उनके पास इतनी आक्रामकता नहीं थी, इतनी तत्परता नहीं थी, इतनी सक्रियता नहीं थी ताकि वह किसी भी परिस्थिति को देख सके। और चौथी बात क्या थी कि अशोक के काल के बाद संचार और यातायात की समस्या तो शुरू से थी। इतना बड़ा प्रदेश था, उसमें ऐसी कोई तकनीक, वायुयान तो थे नहीं, रेल का नेटवर्क तो था नहीं। तो सवारी में, तीव्र सवारी में घोड़ा ही काम आने वाला था। तो इन घोड़ों के संचार व्यवस्था और साधन व्यवस्था, ठीक है, कुछ मार्ग बनाए गए थे, कुछ सड़कें बनाई गई थी, नौका का भी विकास किया था, लेकिन इन तमाम चीजों से ये संचार व्यवस्था, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे केंद्रीय शासक थे पाटलिपुत्र में और जो प्रांत में शासक थे, उनके बीच पर्याप्त तरीके से संवाद नहीं हो पाता था। और जरूरत पड़ने पर एक केंद्र से दूसरे केंद्र पहुंचने में जरूरत से ज्यादा समय लगती। तो नतीजा क्या हुआ कि ये संचार तंत्र का कमी, और उस समय तो जो तकनीकी थी वही थी, आज की तरह तो था नहीं। तो इसके कारण भी ये साम्राज्य के समस्याओं का निराकरण सही तरीके से सही समय पर नहीं हो पाया। अब कहते हैं कि भाई अगली बात देखें, सातवीं बात, आर्थिक संकट की स्थिति। तो आर्थिक संकट थी, अरे हम लोग तो यही देखते आए, पढ़ते आए, सुनते आए हैं, कई पिछली वीडियो में भी, किताबों में, तमाम साधनों में, कि मौर्यों का शासन आर्थिक रूप से एक अति संपन्न, कई प्रकार के काम थे, खेती में तरक्की हुई थी, वाणिज्य व्यापार हुए थे, तरह तरह के वस्तुओं का उत्पादन होता था,
पर्यटन के साधन थे, शिक्षा से ये था, और कई प्रकार के व्यापारिक कर आते थे। यानी इनकी अर्थव्यवस्था में कहीं कोई कमी थी नहीं। लेकिन अशोक की नीतियां कुछ ऐसी थी, तो उसमें दो, एक तो क्या हुआ कि अशोक की नीतियों के कारण ये क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की तरफ तो बड़ी भारी दान इन्होंने दिया। अब सांची का स्तूप जैसा स्तूप बनाना, या तमाम तरह के सारनाथ में स्तूप बनाना, और तमाम ये काम किए, बौद्धों को खुलकर दान। तो खुलकर दान देने से क्या हुआ? आर्थिक संकट, आर्थिक दबाव पड़ा राज्य पर। और नतीजा क्या था कि उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता? अशोक के समय तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद के राजाओं को इन नीतियों पर चलने के लिए क्या करना होगा? करों में वृद्धि करनी होगी। और जब करों में वृद्धि करनी होगी, तो करों की वृद्धि दोस्तों हमेशा ये जनता उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देती है कि नहीं नहीं, यह तो सही नहीं है, यह हमारे लिए उचित नहीं है, हम पर कर भार बढ़ाया जाना ये एक तरह का अन्याय है। तो इसलिए ये आर्थिक संकट भी आ गया। तो ये भारी दान देना, और बाद के शासक क्या हो गए? विलासितापूर्ण हो गए। तो उन्होंने अपने रखरखाव पर, अपने विलासिता पर, अपने जीवन को श्रेष्ठ दिखाने के प्रयासों में अधिक धन का खर्च करने लगे। तो नतीजा क्या हुआ कि आर्थिक संकट भी आने लगी थी। अब हम देखते हैं आठवां, प्रशासन में भ्रष्टाचार। जो केंद्रीय प्रशासन था, उसके मंत्री परिषद के लोग भी अब उतने निष्ठावान नहीं रहे। वे अपने लिए कुछ हैसियत बनाने के प्रयास में लग गए। राजा को सही परामर्श नहीं मिलने लगा, उसको सही सूचना नहीं मिलने लगी, उसके नीतियों को सही तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाने लगा। प्रांतों में भी ऐसा ही हुआ, प्रांतों के काउंसिल भी ऐसे हो गए। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो सिविल सर्वेंट का नेटवर्क था, स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लोग भी भ्रष्ट हो गए। और इस भ्रष्ट होने के कारण क्या हुआ कि ये लोग स्वार्थों में पढ़कर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो अब राज्य का कोष इनके व्यक्तिगत कोष में धीरे धीरे परिवर्तन, मतलब एक तरह से ड्रेनिंग ऑफ द वेल्थ होने लगा। साम्राज्य का पैसा कुछ जेबों में जाने लगा। और ये क्या करने लगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर प्रदेशों में किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, चरवाहों के साथ ये कुछ अत्याचार भी करने लगे, क्योंकि इनका लक्ष्य तो धन बनाना था। तो धन बनाने के लिए ये क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। तो इस अत्याचार के कारण क्या हो गया? वहां के लोगों में भी एक धारणा जो थी अशोक का प्रियदर्शी, तो ये प्रियदर्शी या प्रियदर्शी अशोक जो सबको प्रिय लगने वाला है, सबसे अच्छा दिखने वाला है, सबसे नेक इंसान है, सबसे नेक शासक है, यह अवधारणा बाद के राजाओं के प्रति तो रही नहीं। चाहे भ्रष्टाचार में राजा स्वयं न लिप्त हो, लेकिन अगर उसके अधिकारी भी जनता के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, तो जनता दोष किसे देगी? तो राजा को ही ना। तो नतीजा हुआ कि ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ये एक बड़ा कारण था। अब चंद्रगुप्त के समय से ही, चंद्रगुप्त के समय हो, बिंदुसार के समय से हो, अशोका के समय में हो, तो प्रशासन में और राजा के सहायता में राजा की एक बड़ी जबरदस्त सूचना, ये गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ था। रूप जीविका, स्त्रियां भी इसमें काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे। और ये जो पूरे साम्राज्य में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक फैले हुए थे, और वहां के प्रांतीय शासकों, उनके गवर्नर्स के जो काउंसिलर थे, सिविल सर्वेंट थे, या जो कोई भी था, या कोई सामाजिक वर्ग था, समूह था, तो वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इन सारी सूचनाओं को ये सीधे राजा तक पहुंचाते थे, या किसी मंत्री के पास नहीं जाता था। और राजा इन सूचनाओं के आधार पर क्या करता था कि उनका अन्वेषण करता था, उसका समीक्षा किया, और जो आवश्यक कदम हुआ उठाया। तो एक संभव कारण यह था कि शायद यह गुप्तचरों का जो जाल था वो निष्फल या निष्क्रिय होने लगा। निष्क्रिय कैसे?
या तो ये गुप्तचर भी वहां के स्थानीय शासकों के साथ मिलकर स्वयं को लाभान्वित करते हों और उन्हें भी लाभान्वित करते हों, या वो सही सूचना राजा तक नहीं पहुंचा पाते हों, या अगर राजा के पास सूचना पहुंचती भी थी तो राजा उसका सही तरीके से समीक्षा और उसका सही तरीके से निवारण नहीं कर पाता था। तो नतीजा क्या हुआ कि इन गुप्तचरों का जाल जब निष्क्रिय हो गया, दुर्बल हो गया, प्रभावहीन हो गया, श्रीहीन हो गया, तो ऐसे हालत में राजा की आंख तो बंद होने लगी, क्योंकि ये गुप्तचर ही तो मौर्य साम्राज्य में राजा की आंख थे। उन्हीं की आंखों से वह देखता था, पूरे अपने साम्राज्य को देखता था, हर मंत्री को देखता था, हर अधिकारी को देखता था, हर सामाजिक वर्ग को देखता था, हर धार्मिक वर्ग को देखता था कि भाई उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, उनके काम किस दिशा में चल रहे हैं, वो उनकी निष्ठा अब भी राजा के प्रति उतनी ही प्रबल रूप से है अथवा नहीं। तो अगर राजा के प्रति उनकी निष्ठा घट रही है तो इस खोती हुई निष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए और कौन सी योजना बनानी पड़ेगी और उसे जमीन पर उतारना पड़ेगा, ये निर्णय तो राजा लिया करता था। लेकिन बाद के जो शासक थे शायद इस काम के लिए वो योग्य नहीं थे, इतनी क्षमता, इतनी तर्क शक्ति उनके पास नहीं थी, शायद वे ऐसा नहीं कर पाते थे। नतीजा क्या हुआ कि वहां सुदूर प्रदेशों में भ्रष्टाचार, अत्याचार, जन विरोधी कार्य होने लगे। तो नतीजा क्या हो गया कि साम्राज्य तो दुर्बल हो गए ही हो गए। अब कहता है कि क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का अत्याचार भी एक कारण था। ये क्षेत्रीय जो कर वसूलने वाले हैं, व्यापारिक सुविधा देने वाले हैं, उनका कर वसूलने वाले हैं, शहरों की व्यवस्था करने वाले हैं, आपूर्ति करने वाले हैं, ये तमाम, तो इनके बीच बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार लोगों के दुखों का कारण बनना शुरू हो गया। और नतीजा क्या हो गया कि यह कारण शुरू ही नहीं हुआ, बढ़ते ही चला गया। और इसके कारण ये क्या हो गया कि राजा के बारे में जो लोगों की अवधारणा थी कि दुनिया का सबसे उत्तम राजा हमारा राजा, प्रिय दर्शक, तो वो अवधारणा नष्ट होने लगी। तो यह भी साम्राज्य के दुर्बल होने का एक कारण था। अब क्या था कि सेना का उत्साह और मनोबल कम हो गया। भाई सेना में देखिए, अब अभी भी देखते हैं ना कि सेना को क्या होता है कि युद्ध का काल हो या शांति का काल हो, दोनों ही काल में सेना को सक्रिय रखा जाता है, उसको तरह तरह की ट्रेनिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना, ये तमाम एक्टिविटी। लेकिन यहाँ तो जब उसने अहिंसा की घोषणा कर दी तो अशोका के काल में तो कुछ नहीं हुआ, लंबे समय तक वह शासन किया अहिंसा की घोषणा करने के बाद। लेकिन बाद के राजाओं के काल में शायद सेना को उतना सक्रिय नहीं रखा जा सका, उनके जोश और जज्बा को कायम नहीं रखा जा सका। नतीजा क्या हुआ कि सैनिक में उत्साह और मनोबल, उनका मनोबल, क्या करना है यार, कौन सा हम लोगों को युद्ध लड़ना है, हम तो अहिंसक राष्ट्र हैं। तो इस तरह से जो युद्ध के प्रति, अपने रण कौशल के प्रति जो एक शिथिलता आई, वह बहुत प्रभावशाली बनी और वह एक मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारणों में से एक कारण बनी। अब क्या था कि वहां सुदूर के प्रदेशों में छोटे छोटे रूप में जमींदारों के बीच में, किसानों के बीच में, या दूसरे जो कामगार लोग थे उनके बीच में छोटे मोटे संघर्ष हुए। और इस संघर्ष को ठीक है दबा दिया गया, लेकिन संघर्ष के कारणों का अस्थायी निराकरण नहीं किया जा सकता। इतनी पहुंच, इतनी क्षमता, इतनी योग्यता उस समय के तत्कालीन मौर्य सम्राटों को, जिनको हम लेटर मौर्यन एम्पायर बोलते हैं, उनके पास नहीं थी। तो उसका भी निराकरण तो हुआ नहीं। अब क्या था कि अशोका के नीति के कारण ही कहे कि अशोका ने, कहा जाता है कि अशोका ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अहिंसा को अपना लक्ष्य बना लिया, कहा कि नहीं भाई
हमारा स्टेट क्या है, हमारा साम्राज्य क्या है, सेचुरेटेड है, हम तृप्त है, हमको दूसरे की किसी भूमि पर कब्जा नहीं करना है, अपनी जमीन का सुई बराबर भी किसी को नहीं देना है, तो हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहे और जो दूसरे साम्राज्य हैं उनके साथ हमारे संबंध होंगे, लेकिन संघर्ष के नहीं होंगे, युद्ध के नहीं होंगे, विजय के नहीं होंगे। तो इन सारी नीतियों के कारण क्या था कि जब हुआ कि अशोका ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अहिंसावादी बन गया और बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध संस्थाओं को उसने भारी दान दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम अशोक को गलत प्रमाणित करें, क्योंकि अशोक ने केवल बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों को भी खुले दिल से दान किया था, बड़ी उदारता। लेकिन अब किसी के मन में स्वार्थ की भावना हो, अब ब्राह्मणों के बीच यह विचार चल रहा था कि राजा यदि इतना दानी है, इतना दान करता है, धर्मों के उत्थान के लिए इतना काम करता है, अगर यह बौद्ध धर्म के लिए नहीं करता होता तो ये सारे दान केवल हमारे धार्मिक संस्थाओं को मिलते। तो धीरे धीरे ब्राह्मणों में मर्दों के प्रति एक अरुचि सी पैदा हुई और वो विद्रोह की तैयारी में लग गए। अब ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हो गए कि नहीं भाई, यह तो बौद्ध है, यह तो हिंदू धर्म का विरोधी है। ऐसा था नहीं, लेकिन वो परसेप्शन तो यही बनाने का प्रयास कर रहे थे कि मौर्य सम्राट क्या है, हिंदू विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, बौद्धों के समर्थक हैं, बौद्धों के प्रसारक हैं, बौद्धों के प्रचारक हैं, बौद्धों के उद्धारक हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण उसके विरुद्ध हो गए और उसी में जो एक सेनापति के रूप में जो काम करता था पुष्यमित्र शुंग, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि मौर्य साम्राज्य का ही सेनापति, लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर क्या हुआ कि बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद क्या हुआ कि शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इसी के साथ आपको 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासन समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य का जिस तरह से उदय हमको आश्चर्यचकित करता था, जब कोई परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, जब कहीं से राष्ट्र की भावना नहीं थी, जब संस्थापक के पास कोई नाम नहीं था, कोई उसका पुराना राजघराने से रिश्ता नहीं था, कुछ नहीं था, न उसके पास धन था, न उसके पास सैन्य बल था, लेकिन उसने किया, वह भी आश्चर्यचकित करती। और यहां देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना समृद्ध साम्राज्य, इतना सैन्य बल में प्रगतिशील साम्राज्य, इतना लोगों का प्यार पाने वाला साम्राज्य, मात्र 150 वर्षों के अंदर, 150 वर्षों से कुछ कम में ही ये समाप्त हो गया। तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे। तो दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल का आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों,